क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? हम्म, क्या पढ़े थे ये? क्वेश्चन करवाए थे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ पढ़ना है इसमें। फैराडे साहब का दो नियम है, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ पहले पढ़ेंगे। देखिए, इस लॉ में कहा गया ना कि कैथोड और एनोड पे जो सबस्टांस अब रिलीज्ड होता है या फिर डिपॉजिट होता है वो कितना ग्राम होगा। The amount of substance deposited or evolved is directly proportional to the amount of charge passes across it. जितना ज़्यादा चार्ज हम पास करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा कैथोड पे या इवॉल्व होगा एनोड पे। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस deposited or evolved at either of electrode during electrolysis is directly proportional to the amount of charge passes across it or the strength of current passes in time t second. Amount of substance deposited or evolved is directly proportional to amount of charge. W directly proportional to Q. W directly proportional to Q या Q is equal to I into T होता है, strength of current and time t second. तो W is directly proportional to a strength of current passes in time t second, है ना। W directly proportional to Q या फिर W directly proportional to I into
टी। तो अब बकरीद हो गया। एक और भाई साहब का भी नहीं हुआ है। दो ही तो पर्व ही है, ईद और बकरीद। इसमें तो कोई समझौता नहीं होना है। तो पिछला सैटरडे को था, सैटरडे से सैटरडे, आज ट्यूसडे, और अब छुट्टी चाहिए था थर्सडे से, 15 days अप्रोक्स। हम्म। फराडे साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के समय किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो सबस्टांस डिपॉजिट होता है या फिर सबस्टांस जो इवॉल्व होता है वो कितने अमाउंट में होगा, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q इज इक्वल टू, चूंकि I इंटू टी होता है, तो और करके यहां पे लिखें द स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासेस इन टाइम T सेकेंड। आप इससे पहले देख रहे थे कि कैथोड पे एनोड पे कोई सबस्टांस डिपॉजिट होता है, नहीं, जैसे ये फोटो बना करके दिख रहे थे। तो कैथोड या एनोड पे कितना सबस्टांस डिपॉजिट होगा ये बता रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। चूंकि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लगेगा यहां पे Z इंटू Q, है ना, वेयर Z इज proportionality constant and called as electrochemical इक्विवेलेंस। Z को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो नया वाला एक फॉर्मूला आया है, W बराबर ZQ या फिर Z इंटू आई इंटू टी। W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। एक और फॉर्मूला बता दें, Q इज इक्वल टू पढ़ा है तुम लोग N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, Ne। तो W इज इक्वल टू ZNE भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ZNE। ZNE। अब W क्या है, Z क्या है, ये सब लिख दें। W क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और इवॉल्व्ड
जेड हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, आई को बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ करंट, टी टाइम इन सेकेंड, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, हो गया सब हो गया। कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा या इवॉल्व होगा, ये बात डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप पास करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। बस इतना सा बात। W बराबर Z इंटू क्यू, Z इंटू आई टी, लिख दिए। अब इसमें Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, अब इसको समझ लेना है कि ये क्या होता है। बड़े इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस Z, W इज इक्वल टू एक्चुअली में होता है Z इंटू क्यू। तो Z बराबर क्या होगा? W बाई क्यू। इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम है ना, तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? W। तो यदि पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और इवॉल्व व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। यदि इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में 1 कूलम चार्ज हम पास करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा उसी को हम क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। डिफिनीशन लिखे नहीं है, डिफिनीशन बना दिए हैं आपके सामने, इससे समझ आएगा तो आप लिख लोगे इसलिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस is the amount of substance deposited or evolved when 1 coulomb of charge passes through electrolytic vessel. Unit of Z kg per coulomb, kg per coulomb। लिख दिए? लिख दिया? इसके बाद फैराडे सेकेंड लॉ आएगा, ये फर्स्ट लॉ था। बड़े फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ में कहा गया कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक वेसल्स में यदि हम सेमी चार्ज पास करते हैं, क्या कहा गया जरा दोहराओ, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स में चार्ज हम क्या पास करते हैं, सेम चार्ज पास करते हैं, तब किस बात पे अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट या इवॉल्व डिपेंड करेगा, है ना। यदि कोई एक ही था तब तो कहा गया भाई जितना चार्ज आप पास करोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा,
नहीं, लेकिन अब बातें ये हो रही है कि यदि दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, एक में जिंक क्लोराइड ले लिए, एक में कॉपर क्लोराइड, और दोनों में चार्ज सेम पास करते हैं, Q1 बराबर Q2, जितना चार्ज इसमें उतना ही चार्ज उसमें। तो जब दोनों में सेम चार्ज पास करते हैं तो फिर जिंक का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा और उसमें कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। सेकेंड लॉ है, इफ सेम चार्ज passes across different electrolytic vessel, then the amount of substance deposited or evolved is directly proportional to the equivalent weight of the substance. W directly proportional to E, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, कब? जब अमाउंट ऑफ चार्ज सेम पास करेंगे। तो W बराबर कांस्टेंट इनटू ई, तो W बाई ई बराबर कांस्टेंट, तो W1 बाई E1 बराबर W2 बाई E2, और भी कैन से कि W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। ये है फैराडे सेकेंड लॉ। जैसे वहां पे पूछा जाता कि वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो बोलते इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। और आपको इन्फॉर्म कर दें, इक्विवेलेंट वेट के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का एक ही फॉर्मूला लगना है इस टॉपिक में, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। जिस भी एटम का इक्विवेलेंट वेट का जरूरत पड़ेगा उसमें इक्विवेलेंट वेट बराबर निकालने के लिए एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देना, एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देना। कांस्टेंट,
3 दिन क्लास होता है सप्ताह में, एक दिन भी छूट जाता है तो लगता है बेचारा कि जो छोड़ता उसको कैसा लगता होगा। गजब विडंबना है। कभी कभी हम सोचते हैं शायद हम ही लोग 3 ही दिन रखते हैं, इसीलिए बचपन जो है ना ऐसे लगातार रख देते तब ठीक रहता। लगातार रख दे तो कुछ बुझे भी नहीं करेगा। शुक्र शनि एतवार सब साफ, कोई नहीं आएगा नहीं। मतलब इतना बिजी हो गए आप लोग। मतलब जाए चाहे ना जाए समझना तो कुछ है नहीं, बात बराबर है। ऐसे ही कुछ हो गया ना, या फिर ऑनलाइन पढ़ लेंगे, या फिर एग्जामिनेशन में मास्टर सब वन शॉट कराता है वो देख लेंगे, या फिर महा मैराथन 24 घंटा वाला देख लेंगे। मतलब कुछ कुछ सोचने लगा है सब। एक ही काम था पढ़ने का, इसको लिख दीजिएगा, इसके बिना क्वेश्चन रुकेगा, बहुत बेसिक है। इस टॉपिक का क्वेश्चन उस बेसिक के वजह से रुकेगा। इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी ही होता है ना। जो वैलेंसी आप लोग याद नहीं करना चाहते हैं, जो समझना नहीं चाहते हैं, वही वाला वैलेंसी। एटॉमिक मास तो लिख ही देता है, और वैलेंसी भी यदि दिमाग लगा दीजिए तो याद करने की जरूरत पड़े नहीं। आयरन की वैलेंसी कितनी है इसमें, बस इतना ही सही बात है। आयरन की वैलेंसी है 3, तो कंपाउंड देगा, वैलेंसी उसमें रहता ही है। कॉपर सल्फेट लिखा है, वैलेंसी कॉपर का कितना होगा, क्योंकि सल्फेट 2 चार्ज वाला है, ये 2 कट के CuSO4 लिखा रहता है ना। तो वैलेंसी उसी कंपाउंड से निकाल लीजिएगा, याद नहीं है तो वो दिमाग लगा लीजिएगा, है ना, कि वैलेंसी ऊपर बगले में रहता ही ये लिखा हुआ कंपाउंड लिखा ही जाता है। इसकी वैलेंसी यहाँ पे और इसकी वैलेंसी वहां पे, तो W1/W2 बराबर E1/E2, ये फैराडे सेकेंड लॉ था। नाउ फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, देखो फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ को जब देखते हैं हम लोग तो ऐसे देखना है। देखो पहले लिखोगे नहीं, यहां पे समझोगे पहले। W बराबर हम लोग पढ़े ZQ, तो W1 बराबर ZQ1, Z1Q1। W2 बराबर Z2Q2 अकॉर्डिंग टू
फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से W1 बराबर Z1 Q1, W2 बराबर Z2 Q2, तो W1 बाई W2 बराबर Z1 Q1 बाई Z2 Q2। इफ Q1 बराबर Q2, इफ Q1 बराबर Q2, तो W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई Z2। W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई, ये फैराडे फर्स्ट लॉ से निकल के आया। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, हम लोग अभी अभी पढ़े कि W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। इक्वेशन 2 बना दो इसको, इक्वेशन 1 बना दो इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2। देन वी कैन ऑल्सो राइट Z1 बाई Z2 बराबर E1 बाई E2। यानी कि दो सबस्टांस के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का रेशियो सेम ही होगा जो उसके इक्विवेलेंट बिट का रेशियो होगा। इससे ये कहने का मतलब है कि अमाउंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखो तो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एकदम गंदा से लिखा है। Z बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, E, या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ये है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। ये फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से निकल के आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस of the substance is directly proportional to the equivalent weight of substance। लिख दीजिए।
लिख दिया। चलिए, अब z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ टू सबस्टेंस, the ratio of electrochemical equivalence of two substance is equal to the ratio of their equivalent weight। ठीक है, अब लेके आगे बढ़िए इसको। बोलिए, E इज इक्वल टू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड भी लिख सकते हैं, ऑल्सो करके आगे बढ़ जाइएगा। ई बराबर लिखने के लिए एफ इंटू जेड। अब फैराडे साहब का इंट्रोडक्शन हुआ लॉ में, वेयर एफ इज कॉल्ड एज फैराडे कांस्टेंट, है ना। फर्स्ट और सेकंड ला जब मिला करके जेडी के रिलेशन के अंदर में ये आते हैं, या फिर जब z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लिखिएगा तो z बराबर 1/f इंटू ई लिखिएगा। देखिएगा बात एक ही है, e बराबर f इंटू जेड, वेयर f इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज, बोलो क्या कॉल्ड एज, फैराडे कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू of Z in फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे के ये फर्स्ट लॉ का Z का वैल्यू फैराडे फर्स्ट लॉ में पुट कर दीजिए। तो W बराबर क्या था फॉर्मूला, ZQ। तो Z बराबर क्या लिख के आ रहा है, E/F इंटू Q। ये आपका हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। ये न फर्स्ट लॉ है
न सेकेंड लॉ है, ये है फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। इक्वेशन 4 लिख दो, इक्वेशन ऑफ फैराडे फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, जहां पे E बराबर इक्विवेलेंट बिट ही होना है। ठीक है, बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए। F96500 कूलम लीजिएगा। हाँ बोलिए। अमाउंट ऑफ चार्ज EFQ, W अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। यदि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z कह सकते हैं तो Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E भी कह सकते हैं। बराबर लगाते प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए F लगाएं, तो यदि हम Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E लिखेंगे तो 1/F लिखेंगे, तभी नहीं ये इक्वेशन आएगा क्या, तभी ना E बराबर फिर से आएगा F इंटू Z। यदि यहां भी हम F लिख देंगे तो ये इक्वेशन आ पाएगा कभी। इसीलिए यदि आप E बराबर लिख रहे हैं तो F कांस्टेंट लीजिएगा, फैराडे कांस्टेंट, और यदि Z बराबर लिख रहे हैं तो क्या लीजिएगा, कांस्टेंट 1/F लीजिएगा। यहां F को कहेंगे फैराडे कांस्टेंट। हो गया दोनों लॉ। बेसिक देखो, थ्योरी देखो, न्यूमेरिकल देखो, हर काम बच्चे के लिए हम लोग करते हैं। बच्चा थोड़ा घूम के आता है, नहीं अच्छा ठीक है, बाकी तो सर कर ही रहे। यही इतना सब काम से बचने के लिए ना आजकल कहीं कहीं पर बैच का नाम बदल देता है। मतलब वो तो ई बैच में पढ़ाए थे, फलाना बात तो ई बैच में था, ऊ बैच में था, ई बैच में था, पढ़ा सब केमिस्ट्री ही रहा है और पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस ही। लेकिन 2-4 को न्यूमेरिकल बढ़ा दिया तो एडवांस बैच हो गया, जिसका चर्चा आप लोग करते भी रहते हैं। कौन बैच में था तुम? बस परिश्रम में कि उड़ान में कि अर्जुना 1.0 में कि 2.0 में नहीं, बस यही चलता रहता है। अरे जहां भी था पढ़ना तो ये नहीं था, इसे ज्यादा कम है तो तुम देख करके कुछ कहो ना कि सर इधर उधर ये हो रहा था, वो हो रहा था, खाली नाम बदल दिया। जितना तरह का बच्चा उतना तरह फंसाने का विधि। अरे ई बैच में आ जा, वो बैच में, तुमको आईआईटी करना है तो वो उसमें +2 करेगा तो इसमें, बिहार बोर्ड है तो इसमें, सीबीएसई बोर्ड वाला है तब उसमें, स्कूल जाता है
तब तो तुम्हारे लिए स्पेशल बैच है। करना तो सब में के काम है, लेकिन उन लोग अपना बचा हुआ भी है। एक में खाली लॉ लिख रहा है, एक में खाली फार्मूला लिख रहा है, जैसे तैसे चल रहा है, और हम लोग पे प्रेशर बन रहा है खत्म कहीं ना होगा सर। अरे सब बचवा तो हम ही पढ़ा दें, उसके बाद खत्म करना है। हम खत्म तो करना ही, लेकिन जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा संभल के। अब देखो W बराबर E/F इंटू क्यू, W बराबर E/F इंटू IT। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे मिलने वाला है। W बराबर E/F इंटू IT। और हम आपको बताए E बराबर एटॉमिक वेट बाई, बोलो ना आगे जी, बैलेंसी। तो W बराबर सारा प्रॉब्लम में खत्म, एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी गुना F गुना I इंटू T। दैट्स ऑल, मैक्सिमम। फैराडे का वैल्यू 96500 कूलम लेना है, आई वो खुद ही देगा, टी के लिए सोचने की जरूरत है नहीं। कौन क्या है सब पहले से बताया हुआ है। हो गया। अब देखो W जो है वेट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड है, वेट ऑफ सबस्टांस W जो है वॉल्यूम गुना डेंसिटी हो सकता है कि नहीं। अरे लिखते हैं ना वेट बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो फॉर्मूला में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, दो चार बार यही लिखेंगे हम लोग, गुना फैराडे गुना आई इंटू टी। क्या नहीं होगा फॉर्मूला, यदि वॉल्यूम और डेंसिटी दे रहा है, वॉल्यूम बराबर एरिया गुना थिकनेस बोल सकते हैं क्या, कभी कभी थिकनेस का बात करेगा, तो एरिया गुना लेंथ तो होता ही है वॉल्यूम, तो एरिया गुना थिकनेस इनटू डेंसिटी। सब जगह नहीं, स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। और हर बार की भांति हम क्या करते हैं, हम तो पहले इतना सारा इसी फॉर्मूले में ना दाव पेच कर देंगे कि क्वेश्चन बनाने वाला अब सोचे कि निकलवाना क्या है। वेट ऑफ सबस्टांस निकालना चाहते हैं, कितना थिकनेस में सिल्वर डिपॉजिट हुआ या कॉपर डिपॉजिट हुआ किसी सबस्टांस पे, कैथोड पे कितना थिक कॉपर का परत जमा, ये निकलवाना है। आइए यहाँ पे किस पर निकलवाना है, उसका सरफेस एरिया दीजिए आप, वो भी नहीं दीजिएगा, रेडियस दीजिए, हम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, और क्या कीजिएगा साहब, अभी अब और कुछ नहीं करेगा, एडवांस तक हम देख लिए। अब बस इतना ही में, ना हम ये कहने वाला इस सवाल में ये करना है वो करना है। अब आप
जो सवाल बनाना है, जैसे बनाना है, सब बना सकते हैं। अब जिनको यही वाला नहीं पार लगेगा, वो समझिएगा हम एनसीईआरटी बैच में है, इतने पढ़ना हमको। ठीक है, उसको रुक जाइएगा। हालांकि बहुत कुछ किया हुआ है नहीं, लेकिन इस टॉपिक का जितना क्वेश्चन अभी तक आया है और अगले 10-20 साल में आएगा, सबका फॉर्मूला लिख दिए। 10 से 20 साल के बाद कुछ और पढ़ने को रिसर्च में आए तब ना कहा जाए, इसलिए। लेकिन अभी तक जितना आया है, 10-20 साल और जितना आएगा। थिकनेस, एरिया गुना थिकनेस। हाँ, बस यहां तक। क्या हो गया है? अच्छा अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा फैराडे का डिफिनीशन इससे ढूंढ लेते हैं, बस काम खत्म हो गया। क्वेश्चन बनाना है। W बराबर E/F इंटू क्यू आया है, नहीं? इफ देखना है कुछ नहीं, Q बराबर 1 फैराडे। अब लीजिए, यदि Q बराबर 1 फैराडे ले लें तो W बराबर E/F, और F और Q दोनों बराबर हो गया। फैराडे और Q को कितना लेने के लिए बोला? 1 फैराडे। तो ये फैराडे और ये फैराडे तो कट गया ना साहब, 1 फैराडे। Q बोला है ना 1 फैराडे लीजिए, तो बताइए W बराबर क्या हो गया? बस यही डिफिनीशन है यहाँ पे 1 फैराडे का, कि 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। सुन लीजिएगा ना, देखिए बोलते हैं, सुन लीजिएगा। यही सब में बचपन को थोड़ा उब लगता है, क्या कहता, छोड़ो हटाओ। वेरी सिंपल है। 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 फैराडे, बोलो ना रे, 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सबस्टांस इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। एग्जैक्टली इसी वजह से एनसीईआरटी वालों ने इक्विवेलेंट वेट टॉपिक भी हटा दिया है, लेकिन यहां पे पढ़ना ही पड़ता है, नहीं तो फैराडे डिफाइन कैसे होगा? है ना? बस यही जरूरत है तुम्हारा 11th-12th सिलेबस में, इक्विवेलेंट वेट का। एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी से काम चल जाता है। ऐसे पहले 10 साल पहले मोल कंसेप्ट में पूरा का पूरा डिटेल में 3 क्लास 4 क्लास हम लोग पढ़ाते थे, खाली इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अब तो बतवे खत्म हो गया। इसी के लिए अभी भी इसको याद रखना पड़ता है कि 1 फैराडे उसी से डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन हुआ बताओ? बताओ, यही तो IQ है। अब तुरंत बोल दो, यहां पर ही सब कुछ है, बोल दो 1 फैराडे किसको कहेंगे? 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच डिपॉजिट अमाउंट ऑफ सबस्टांस इक्वल टू, एग्जैक्टली यही लिखिएगा। केमिस्ट्री के पेपर में डिफाइन 1 फैराडे आया तो यहां पर और कुछ नहीं खोजता है, वो यही खोजने के लिए आता है कि 1 फैराडे क्या होता है। तो 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज which deposit or evolve the amount of substance
इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, है ना। 1 पर डे क्या अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो बोले उतना अमाउंट ऑफ चार्ज है जो किसी सबस्टांस को इलेक्ट्रोलिसिस के समय डिपॉजिट कर सकता है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। और सुनना, एक और बातें होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को कहते हैं। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टांस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और सुनो, थोड़ा सुन लो ना रे। when Q is equal to 1 फैराडे, then W बराबर E। देखो तो क्या सब हो गया, जब Q को हम 1 फैराडे लिए तो W बराबर हो गया E, और यहां है W बटा E, कट गया सब कुछ। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, 1 नहीं आया। अरे W बराबर हो गया ना E का, जब 1 कूलम चार्ज पास किए आप तो W किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया। तो जब W बराबर E हो गया तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1। तो 1 फैराडे, 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज which deposit 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांस। दो डिफिनेशन लिख दिए यहां पर, लिख दीजिए। यदि F इज इक्वल टू 1 फैराडे होता है तब प्रोग्रेस है। सौरभ शिवम सब पढ़ रहा है, पढ़ो पढ़ो, ऐसा ही पढ़ना है। 1 फैराडे क्या क्या सब हो सकता है, क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन पार्ट पे आ जाएं। ये चैप्टर हम आप लोगों को उल्टा समझा रहे हैं, पता है ना, लास्ट से पढ़ा रहे हैं। 3.12 बता दिए, 3.13 बता दिए, 14 बता दिए, कल शायद 18 भी बता दिए, आज बताएंगे 15 और 16, 15 और 16, है ना। 12, 13, 14 पहले से बता दिए, बेसिक्स में ही बता दिए। अभी बताएंगे 15 और 16, हो गया इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक ओवर। क्वेश्चन, हाँ नहीं लिखा,
लिखो, हो ना, हम है ही ना। तो कहता नहीं लिखे थे, अच्छा बोल दें। A solution of nickel nitrate NiNO3 is electrolyzed between platinum electrode. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel deposited at the cathode? Deposited at the cathode. पहले बोलते थे यार, कोरोना के बाद ये सब बदलाव लाना पड़ा। बोलते थे तो बच्चा सब लिखता भी था, पता नहीं उसके बाद हम ही को बोलना नहीं आने लगा क्या, उसके बाद लिखने नहीं लगा। एक दो को लिख लेता और शर्माता भी था बचपन। होता क्या था कि दो चार को नहीं लिख के खुश है, हाँ सर हाँ सर, घूम गए तो देखे जा, ये तो छोड़ के बैठल है। कोरोना के समय में एकदम दू जैसा काम हुआ ना, कुछ लोग पढ़ना ही भूल गया और कुछ लोग उस समय में भी पढ़ रहा था। इवन पटना जैसे जगहों में कुछ लोग होम ट्यूटर रख के पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ाई चालू था कहीं कहीं पे। और उसका रिजल्ट हुआ, कोरोना में जो पढ़ रहा था आज सब डॉक्टर है। एक दो गो ना, हम 15-20 एग्जाम्पल है। कोरोना में जितना बच्चा पढ़ रहा था सब डॉक्टर बन गया, सब IITian हो गया। कारण है कि उस समय पढ़ी को कम रहा था, कंपटीशन में मार्क्स भी कम ही पे कट ऑफ था, कहीं कोई टेंशन ही नहीं था, सवाल भी आसान आया था, बस पढ़ने की ही जरूरत था। जो पढ़ रहा था सब तो हो ही गया, बचलू ना है, ऐसे लगता था। फलाने का भी हो गया, फलाने का भी हो गया। और कुछ लोग तो पढ़ना सोच लिया था छुट्टी। इस साल भी 10 गो मना रहा था हाल फिलहाल में, सर कोरोना नहीं आएगा तो उससे बर्बादी हो जाता है। और बर्बादी नहीं होगा, कोई पूछता है बाद में? कोई नहीं पूछता है। ये डिसीजन सिर्फ आप ही का होता है। अभी कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास निकेल का 59। और वैलेंसी कैसे जानेंगे? तो निकेल नाइट्रेट, निकेल की वैलेंसी 2, निकेल की वैलेंसी, हाँ बोलो ना, 2। व्हाट मास ऑफ निकेल डिपोजिटेड, W ही तो पूछ रहा है।
ई बाई एफ इंटू क्यू, क्यू के जगह आई इंटू टी, क्या ई बराबर एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी, यही फॉर्मूला लगना ना जी। ई बराबर एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी है ना, गुना 1/f इंटू आई इंटू एटॉमिक वेट 59, वैलेंसी 2, क्या करें क्या, हाँ कहीं नहीं बना सकते। 96500, आई कितना एम्पियर, 5 एम्पियर, टाइम 20 मिनट, मिनट में लिख के नहीं बना रहता, टाइम को हमेशा सेकंड में लेना है। देखो कितना आता है, 1.8 आता है, तो तुम ही लोग बताएगा। देखिए इसी को कहते हैं वैल्यू पुट पार्ट और आंसर गेट गाट। कुछ करना पड़ा हमको। 1.83 आ रहा है, अरे कोई बताओ ना जी। सब एक दूसरे का ही मुंह देखेगा, तो बताओ कैसे होगा। और 8 के बाद कुछ नहीं। हाँ 1.8382 कुछ ऐसे आ रहा हो, 84, ये ठीक लग रहा है। चलिए ठीक है, अब सम्मानजनक है। देखिए कितने आसानी से बना, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, स्कूल एग्जामिनेशन में भी आएगा, यूनिट टेस्ट वाला भी आएगा, और आपके स्कूल में टीचर थोड़ा बदमाश है तो ये वाला आएगा जो अगला है। मतलब जो आप चाहता है कि आप जो है ना पढ़िए ही, आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। बदमाश टीचर का मतलब यही है, टीचर क्यों कोई बदमाश है?
अभी ये बना के दिखा दो सौरभ, तुम बता दो इसको। वो शांत रहने के लिए कह रहा है, दिखा दो दिखा दो। यही सब चैलेंज ले लेना चाहिए कि सर कहे हैं, देखिए अब हम जब पढ़ते हैं भाई, जवाब ऐसे देना होगा ना, जवाब पढ़ के काम करके ही देना होगा, बोल के खाली नहीं। कौन काम ज्यादा आसान है, बोल देना या किसी के क्रिया पे चुप रहना? कौन ज्यादा आसान काम है? जो बोले उसका फट से जवाब दे देना, ये बहुत आसान काम है। जितना हल्ला वो करे उतना हल्ला हम भी कर दें, ये बहुत आसान काम है। चुप रह जाना ये टफ काम है ना? ऐसे ही होता है। जवाब दे देना, बोल देना, ये यदि फ्रीक्वेंटली होता है तो धीरे 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 करके आप रिक्शा पुलर से ये बात समझ सकते हैं। उसको जरा कुछ बोल के देखिए, रोडे पे तुरंत समझा देगा। हाँ, आजकल तो और देखते पावर में रहता है, ये छोटका छोटका जो बसवन टोटो वाला है, लटक जाता पैसा लेने में। हम लोग तो गाड़ी से देखते वो छीन छीन उन लेता है यदि कहीं कुछ होता है तो। लड़ाई मुंह देखिए कितना फास्ट है वो। आज यदि वही चुप रह जाता है बेइज्जती पे तो बन जाता है आदमी विजय माल्या। देखिए वो भी बेंगलुरु जीत गया तो खिड़की से देख रहा था, ठीक है सब नहीं, सब चोर चोर कितना कहा, कुछ बोला कभी? बोला ठीक है, अभी मेरा समय ठीक नहीं है, चुप रहते हैं। लेकिन सब गरियाने वैसे लग गया था, लगे जैसे पड़ोसी आम चोरा के भागा है उसके वो मामला तो ट्रेजिक वाला है, वो तो पब्लिक का पैसा ले गया ना, वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो वो तो चोर का मामला है ही है। ये बिजनेसमैन था, इसका मामला अलग है, ये तो चोर का मामला है। अब किसी को आशा आप दे दीजिए कि आप हमारा 100 रुपया डेली दीजिए तो आपको हम घर बना के दे देंगे, और फिर बाद में सबसे लेके भाग जाइए, तो ये तो चोरी का मामला सीधा बनता है। लेकिन उसका वाला वो चुप रहा बहुत, उसके भी बहुत घाटे हुए लेकिन चुप भी बहुत रहा, तब दिखा, इधर दिखा है इसलिए याद आया हमको कि देखिए चुप रहने से इतना बड़ा आदमी बन जाता है। हर बात पे बात कर देने से रिक्शा वाला देखिए रहे कहाँ छोड़ता है, वो एक शब्द नहीं छोड़ेगा, जो बोलोगे उतना जवाब है। और नहीं विश्वास है तो एक बार करके देखो, अभी चौराहा पे चलते हैं, 10 मांगेगा 5 रुपये देना है, वो देखिए बीच में जो 3-4 रुपये का डिफरेंस है उसके लिए क्या नहीं कर देगा वो। देखिए एक बढ़िया सवाल है फैराडे सेकेंड लॉ को समझने के लिए। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC कंटेनिंग सॉल्यूशन जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है और कॉपर सल्फेट है। समझ रहे हैं? 3 गो इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल, समझ रहे हैं कि हम बना ही दें। देखो ऐसे है, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स हैं, ऐसे 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स में 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। एक में है क्या, एक में है जिंक सल्फेट, एक में है जिंक सल्फेट,
दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट और तीसरे में कॉपर सल्फेट। तो इसमें लिख दिए जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और इसमें कॉपर सल्फेट। बैटरी से तो जोड़ना ही है, एनोड कैथोड रहेगा तभी ना होगा इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल्स। तीनों को कहता है कि हम सीरीज में जोड़ दिए होंगे। देखो फिजिक्स की भाषा है, कनेक्टेड इन सीरीज पढ़ा होगा 10वां में तुम लोग। इस तरह से ऐसे करके लंबे में जोड़ते थे, 4 ओम 5 ओम लाइक दैट, तो नहीं कहते थे सीरीज में जोड़ा हुआ है। और जब इस तरह से जोड़ते थे ऐसे और ऐसे, नहीं, तब कहते थे ना कि पैरेलल में जोड़ा हुआ है। एगो सेल बैटरी कहीं पे लगा देना था, यहीं लगा देते हैं क्या, ये पैरेलल में और ये सीरीज में। तो सीरीज में कहने का मतलब ये हो जाता है कि तीनों में, एक मिनट, तीनों में सेम करंट पास करेंगे। तीनों में जो यहां आई जा रहा है वही आई यहां जाएगा, वही आई यहां जाएगा। तो आई जाएगा मतलब Q, तो यहां Q1 और ये Q2 और ये Q3, और Q1 बराबर है Q2 का और Q2 बराबर है Q3 का। ठीक है, यही कह रहा है, Q1 बराबर Q2, Q2 बराबर Q3। ये स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। अब करंट की बात कर रहा है कि 1.5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं, कितना टाइम के लिए पास करें वही पूछ रहा होगा। अनटिल कितना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया, 1.45 ग्राम सिल्वर। जैसे यहां पर सिल्वर कलर है, कोई नहीं है, मान लेते हैं यही सिल्वर कलर है, तो यहां पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया। देखो कैथोड पे ऐसे ऐसे करके रंग दिए, सिल्वर डिपॉजिट होगा तो सिल्वर कलर का इरड हो जाएगा, है ना। तो सिल्वर डिपॉजिट हुआ यहां पे कितना ग्राम, 1.45। तो कहता है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना समय तक के लिए करंट फ्लो करेगा, टाइम। और व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। ये क्वेश्चन को समझने का तरीका है, ठीक है। लिखिए, अब इसको बना दें तो तुरंत बना देंगे। दिखाई पड़ेगा क्या, हाँ दिखाई क्यों नहीं पड़ेगा, फोटो नहीं दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा होगा यार। ले भाई, चलो 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 भाई, लो हमारे लिए पेज ले लेंगे। अरे भाई लड़ाई झगड़ा नहीं, चलिए लो, आपस में समन्वय बना के ही चलना चाहिए। लो लिखो, कौन 5 मिनट के बाद ही बनेगा, क्या दिक्कत है भला।
बना दिया? बड़े? अब तुम लोग बताना हमको। तो लिख दे भी किया तो छोटा तो कर ही सकते थे ना, कर दे छोटा। अब लो ऐसे। अब देखो, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो कह रहा था, तो W बराबर E बाई एफ इंटू आई इंटू टी, यहीं से टाइम निकालेंगे। W कितना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ? सिल्वर का एटॉमिक मास 108। सिल्वर नाइट्रेट है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, सिल्वर की वैलेंसी 1 इंटू 96500। करंट कितना एम्पियर का गया? 1.5 एम्पियर का बाई टाइम टी। टाइम टी बराबर 1.45 मल्टीप्लाइड बाई 96500 बाई 108 गुना 1.5। सॉल्व इट। देखो कितना आ रहा है, जो आएगा टाइम सेकंड में आ जाएगा। भागा दो तुम लोग। आठ 820 830 कितना? कितना? 860। जोर से बोलो। 863। 20 15 मिनट 16 मिनट, क्या मिनट आएगा? सेकंड है तो 60 से भागा दे दो। भागा चेक कर लीजिए। कितना? सेकंड ठीक से निकाला है तुम लोग? 14 मिनट 40 सेकंड आ जाएगा। 14 मिनट 40 सेकंड। 14 40 मिनट ऐसे आंसर। ठीक है। अब इसमें कह रहा था व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपॉजिटेड। तो देखो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑल्सो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। बोलो पढ़े थे ना अभी? अभी ना पढ़े? तो सिल्वर कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ? 1.45। कॉपर कितना ग्राम डिपॉजिट होगा ये निकालना है। सिल्वर 108 बाई 1, कॉपर 63.5 और वैलेंसी निकालने के लिए कॉपर सल्फेट 2। कितना आसान तो है। कॉपर इज इक्वल टू 1.45 गुना 1 गुना 63.5 बाई 108 गुना 2। कॉपर कितना डिपॉजिट होगा निकल जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 0.47 ग्राम आ रहा है कि 42 आ रहा है, यही चेक करना है। ये आप चेक करिए। ये प्रोसेस समझ आया या नहीं आया है हमें बताइए। सिल्वर और कॉपर का वेट का रेशियो इक्विवेलेंट वेट सिल्वर कॉपर के रेशियो के बराबर ही होगा। ठीक है।
तो सिल्वर का वेट दिया हुआ था, कॉपर का वेट निकाल दिए। दूसरा और भी है एक, ये आप लोग ऐसे लिखना उचित नहीं है। कितना आया? 4.2। ठीक है, अगला 4.7 आ जाएगा। वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। सिल्वर का वेट 1.45 है, जिंक का वेट निकालना है। सिल्वर 108/1 और जिंक का एटॉमिक मास 65 होता है। वैलेंसी वहां से भी निकाल सकते हैं, जिंक सल्फेट का 2। वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड 1.45 गुना 65 बाई 108 गुना 2 बराबर 0.47 ग्राम। आंसर दैट्स ऑल। ये हो गया आपका फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। अगला दिन